हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में 5वां चैप्टर चल रहा था और टॉपिक चल रहा था शिक्षण की प्रविधियों के बारे में। तो मैंने आपको कई सारी शिक्षण प्रविधियाँ बता दिया था। कल की क्लास में मैंने आपको प्रदर्शन विधि के बारे में बताया था। यहीं से हमारी क्लास का समाप्त हो गई थी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रदर्शन विधि के उपयोग के बारे में जानेंगे कि जो प्रदर्शन विधि होती है तो इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए और क्या करिए, क्लास को बिल्कुल क्रम से लेते चलिए और साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शन विधि के उपयोग यानी जो प्रदर्शन विधि होती है तो इसका हम लोग उपयोग किस तरीके से करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है बच्चा दृश्य श्रव्य के द्वारा सीखता है और जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है विषय को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। किस विधि के माध्यम से? प्रदर्शन विधि के माध्यम से। क्या होगा इसमें? बच्चा दृश्य और श्रव्य के द्वारा सीखता है। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना, और श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनना। तो यानी बच्चा क्या करेगा? चीज़ों को देखेगा भी, देख के भी सीखेगा और सुन के भी सीखेगा। तो वही कहा गया है कि प्रदर्शन विधि का उपयोग के माध्यम मतलब जो प्रदर्शन विधि होती है तो इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग यही होता है कि बच्चा क्या करेगा? दृश्य श्रव्य के द्वारा सीखता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि विषय को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। यानी विषय जो भी टॉपिक होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अच्छी तरीके से समझा देंगे। जब आप लोग क्या करोगे, कोई भी चीज़ है बना के टीचर को दिखाओगे, बच्चे जब टीचर को दिखाएंगे तो टीचर क्या करेंगे? बच्चों को स्पष्ट तरीके से समझा देंगे कि ये किस तरीके से इसका क्या यूज है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई भी चीज़ बनाएंगे, छोटी क्लास में देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे क्या करते हैं? बना के दिखाते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे स्पष्ट चीज़ें हो जाएंगी एक एक। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते समय सावधानियाँ, यानी जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है तो इसका प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। किसको सावधानियाँ रखनी? बच्चे को क्या क्या रखनी चाहिए। पहला कह रहा है अध्यापक के बताए निर्देशों का पर कार्य करना चाहिए। यानी टीचर जो बताते हैं उसी हिसाब से बच्चे को क्या करना है? काम करना है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। दूसरा कह रहा है सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, इसीलिए क्या करना है? टीचर की बातों को ध्यान देना है कि टीचर क्या बता रहे हैं, किस तरीके से प्रयोग करना है। बालक को स्वाभाविक वातावरण देना चाहिए। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि आग बुझाने का सामान भी हो। तो बच्चे को क्या, बालक को क्या करना है? आपको स्वाभाविक वातावरण देना है, यानी बच्चा को कोई भी दिक्कत ना हो, उसे कंफर्टेबल फील हो। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि आग बुझाने का सामान भी हो। अगर गलती से आग भी लग रही है तो फिर इसके लिए क्या है? उसी हिसाब से सब कुछ रखा होना चाहिए। इसलिए टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बता तो दिया प्रयोग करने को, लेकिन सावधानियाँ भी क्या क्या बरतनी चाहिए। तो वही बताया गया है कि आग बुझाने का सामान भी होना चाहिए, यानी अगर गलती से आग भी लग जाए तो क्या हो? उसका बुझाने का भी सामान होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग की जो प्रविधियाँ थी वो समाप्त हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को जो प्रविधियाँ थी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो ये प्रविधियों का मतलब ये था कि आप लोगों को किस तरीके से बच्चों को क्लास में पढ़ाना है एक एक प्रविधि के बारे में। इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की हो तो उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, तभी आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। और क्या करना, आप लोगों को रिवीजन भी करते चलना है। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा तथा प्रयोग प्रदर्शन विधि। इन दोनों में अंतर क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। यानी शिक्षा केंद्रित शिक्षा क्या होती है तथा प्रदर्शन विधि क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का निर्देशन और निर्णय सर्वोपरि होता है, जबकि प्रदर्शन विधि में बच्चा दृश्य श्रव्य विधि के द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक केंद्रित यानी इसमें केंद्र में कौन होगा? इसमें शिक्षक होगा, यानी शिक्षक के अनुसार ही क्या होगा? चीज़ें होंगी। तो वही कहा गया है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि है। यानी इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक यानी टीचर जो होते हैं वही क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं और क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। जबकि प्रदर्शन विधि में बच्चा दृश्य श्रव्य विधि के द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। जबकि प्रदर्शन विधि में क्या होता है? जो बच्चा होता है वो दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना, और श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनना। तो उस विधि के द्वारा क्या करता है? ज्ञान को प्राप्त करता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बच्चे बिना मन या निष्क्रिय भाव से सीखते हैं, जबकि प्रदर्शन विधि उपकरणों के न होने से प्रभावित होती है। क्या कहा जा रहा है? कहा
कहा जा रहा है कि जो शिक्षक केंद्रीय शिक्षा होती है इसमें बच्चे क्या करते हैं, बिना मन या निष्क्रिय भाव से सीखते हैं। यानी इसमें शिक्षक के अनुसार बच्चे सीखते हैं, शिक्षक ने जैसा कह दिया वैसे बच्चे करते हैं। तो इसमें क्या होगा, बच्चे बिना मन के भी करेंगे, क्योंकि उनको मतलब वो लगा करता है कि टीचर हमको डांटने ना लगे, इसलिए क्या किया करते हैं, टीचर की बात को मानते हुए उनको मन भी नहीं होगा, लेकिन बच्चा क्या करता है, कार्य को करता है। तो वही कहा गया है कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में बच्चे बिना मन या निष्क्रिय भाव से सीखते हैं, जबकि प्रदर्शन विधि या उपकरण के न होने से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर उपकरण ना हुए बच्चे के मन की, तो फिर बच्चे का क्या होगा, मन नहीं लगेगा, इससे बच्चे को क्या होगा, प्रभावित भी होगा। इसलिए क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है कि बच्चे की रिकॉर्डिंग चीज़ें हों, जिससे बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को सीख सके। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में अध्यापक का मार्गदर्शन और निरीक्षण रहता है, जबकि प्रदर्शन विधि में छात्र स्वयं देखकर सीखते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में अध्यापक का मार्गदर्शन और क्या रहता है, निरीक्षण रहता है। यानी शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में अध्यापक की रिकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं, उन्हीं का मार्गदर्शन होता है और उन्हीं के मतलब निरीक्षण रहता है। और जबकि क्या होता है, प्रदर्शन विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं। और जो प्रदर्शन विधि होती है इसमें क्या होता है, छात्र स्वयं चीज़ों को बनाते हैं, देखते हैं और क्या करते हैं, सीखते हैं। यहाँ से हम लोग का जो 5वां चैप्टर है वो पूरा समाप्त हो गया है। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग का 5वां चैप्टर था ये पूरा यहाँ से समाप्त हो गया। अब हम लोग स्टार्ट होगा नया चैप्टर, जो कि हमारा कौन सा है, 6वां चैप्टर। 6वें चैप्टर का नाम है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। जो विधाएं होती हैं इन्हीं को हम लोग उपागम बोलते हैं, यानी न्यू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। इनके बारे में जानते हैं कि जो शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में अब जानते हैं। कहा जा रहा है कि पहले के समय में शिक्षक बच्चों को केवल जानकारी या सूचना देते थे, परंतु अब अध्यापक बच्चे में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तर्क शक्ति के विकास पर भी ध्यान देते। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जो शिक्षक हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, बच्चों को केवल जानकारी या सूचना ही दिया करते थे। लेकिन अब के समय में देखा जाए तो जो टीचर होते हैं वो बच्चे को क्या करते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग करने की जो क्षमता होती है इन पर भी क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। यानी बच्चे को हर तरीके से जो टीचर होते हैं मजबूत बनाते हैं, शारीरिक रूप से भी बनाते हैं, मानसिक रूप से भी बनाते हैं और बौद्धिक रूप से भी और तर्क शक्ति आदि, यानी हर तरीके से। अब आज के ज़माने में क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो वही कहा गया कि पहले के समय में जो टीचर हुआ करते थे वो बच्चों को केवल जानकारी या सूचना ही देते थे, लेकिन अब के समय में क्या है, अब के समय में जो शिक्षक हैं यानी टीचर हैं वो बच्चे को हर तरीके से मजबूत बनाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अब शिक्षण प्रणाली में बच्चे और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। यानी अब की जो शिक्षण प्रणाली है इसमें क्या होता है, टीचर भी और जो बच्चे होते हैं वो दोनों सक्रिय रहते हैं, यानी दोनों एक्टिव रहते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाने की अनेक नवीन विधाएं हैं जिससे अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्या किया गया है कि बच्चों को पढ़ाने की अनेक नवीन विधाएं का मतलब क्या होता है, यही अप्रोचेस मतलब न्यू अप्रोचेस और क्या टीचिंग मतलब कि यही पढ़ाने के कई तरीके हैं, इनको क्या बोलते हैं, अप्रोचेस बोलते हैं। तो वही कहा गया है कि इसलिए बच्चों को पढ़ाने की नवीन विधाएं हैं, ठीक, जिससे अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, अब अध्यापक को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं कि किस हिसाब से अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि क्रियापरक शिक्षण, गतिविधियाँ आधारित शिक्षण, यानी क्रियापरक शिक्षण हो और क्या हो, गतिविधि आधारित हो। यानी जो मतलब पढ़ाने का तरीका है वो क्या हो, क्रिया परक शिक्षण हो। और गतिविधि का मतलब क्या होता है, चीज़ों को मतलब करा के एक्टिविटी करा के सिखाया जाए। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का मतलब क्या होता है कि बच्चों की रिकॉर्डिंग चीज़ें हो, अगर बच्चों की रिकॉर्डिंग होगी तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी सीखेगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रुचिपूर्ण शिक्षण, यानी बच्चे को इंटरेस्ट आए इस हिसाब से भी क्या करना है, टीचर को पढ़ाना है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि सहभागी शिक्षण का मतलब कि सब लोगों के सहयोग हो, मतलब बच्चे क्या करें, आपस में सहयोग की भावना से भी सीखें। इसके बाद जो पाँचों पॉइंट है वो कह रहा है बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण, और जो छठवां है वो कह रहा है दक्षता आधारित शिक्षण, और जो सातवां है वो कह रहा है बहुकक्षा शिक्षण, और जो आठवां है वो कह रहा है
निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी इस तरीके से क्या करना है, जो टीचर है उनको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, बहुस्तरीय शिक्षण देना है, दक्षता आधारित भी हो और बहुत अच्छा शिक्षण भी हो। और निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण हो। निदान का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका आप लोग क्या करोगे, एज ए टीचर बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को क्या करना है, उस प्रॉब्लम को ढूंढना है। उपचार का मतलब क्या होता है, उपचार का मतलब फिर उसी हिसाब से आपको क्या करना है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम का सलूशन बताना है। जैसे डॉक्टर, जब आप लोग बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो पहले आप लोग क्या करते हो, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है। इसके बाद फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को दवा देते हैं। तो वही कहा गया कि पहले आप लोगों को क्या करना है, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी बच्चों की प्रॉब्लम को ढूंढना है। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको उसका सलूशन बताना है, यानी उपचार बताना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रियापरक शिक्षण या गतिविधि आधारित, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। इसको बोलते हैं एक्टिविटी टीचिंग, इसके बारे में जानते हैं। क्रियापरक शिक्षण ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। क्रिया के माध्यम से ज्ञान देना, यानी किसके माध्यम से क्या ज्ञान देना है, बच्चों को क्रिया के माध्यम से देना है। इसमें बच्चे स्वयं क्रियाएं करके नई नई चीज़ें सीखते हैं। बच्चे क्रियाओं को किसी न किसी उद्देश्य के लिए करते हैं और इससे बच्चों का शारीरिक और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। जब आप लोग क्रियाओं के माध्यम से सिखाओगे तो बच्चों को क्या होगा, शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे और मानसिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। क्रियाओं में जैसे एग्जाम्पल ही हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्लास में बोर्ड लगा है, कई सारे पोस्टर चिपके रहते हैं छोटी क्लास में, तो आपने बच्चे से बोल दिया, कोई भी वर्ड बोल दिया कि जाओ उसको ढूंढो जाके, ये कहाँ पे लिखा है, तो बच्चा क्या करेगा, दौड़ के जाएगा और उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। जो आप लोग क्या करोगे, उससे पूछोगे तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे के हाथ पैर भी मजबूत होंगे, यानी फिजिकल रूप से भी मजबूत होगा और मानसिक रूप से भी क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आप छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए जिसे वह नियंत्रित करना है। उसे बुद्धिमान तथा तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाए। क्या कहा गया है कि अगर बालक को आप लोगों को बुद्धिमान बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके माइंड मतलब कि जो उसका शरीर है उसको भी क्या करना है, स्वस्थ होना चाहिए। कुछ कार्यात्मक शिक्षण विधियां निम्न प्रकार हैं जिनके द्वारा आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है या सिखाया जा सकता है। कुछ है क्रियात्मक प्रक्रिया जिनके माध्यम से क्या होगा, बच्चों को जो ज्ञान है बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कौन कौन सी विधि हैं। पहला कहा गया है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा कहा गया है किंडरगार्टन विधि, तीसरा कहा गया है खेल विधि और चौथा कहा गया है प्रोजेक्ट विधि और जो पांचवी वो कहा गया है डाल्टन विधि। इन विधि के माध्यम से क्या होगा, इन विधि के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अब अगला आ रहा है वो आ रहा है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। ये जो बाल केंद्रित शिक्षण उपागम होता है इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। चाइल्ड सेंटर टीचिंग अप्रोच, ये क्या होती है, चाइल्ड सेंटर टीचिंग अप्रोच, इसके बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। यानी बच्चे को जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बच्चे को सर्वांगीण विकास यानी बच्चे का हर तरीके से विकास करना है। बच्चे को केंद्र में रखकर आजकल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब प्रत्येक बच्चे की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, विचारों, सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा जाता है जिससे बच्चे सरल व आसान तरीके से चीज़ें सीख सके। क्या कहा जा रहा है कि जो आज के समय की जो शिक्षा है तो वो किस तरीके की है, वो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी बच्चे की रिकॉर्डिंग है। उसी हिसाब से क्या किया गया, पाठ्य जो पुस्तक है वो भी तैयार की गई। जो पहले के ज़माने की थी वो शिक्षक की रिकॉर्डिंग थी, शिक्षक को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को तैयार किया जाता था कि मतलब अब लेकिन क्या है, अब बाल केंद्रित शिक्षा यानी बच्चे की रिकॉर्डिंग चीज़ों को रखा जा रहा है कि बच्चे किस वातावरण में रह रहा है, वो कौन सी क्लास में कौन सी चीज़ को सीखने की उसके अंतर्गत क्षमता आ जाती है। उसी हिसाब से क्या किया गया है, चीज़ों को रखा गया है। तो वही कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी बच्चे को हर तरीके से मजबूत बने और हर तरीके से उसका विकास हो सके। यही बाल केंद्रित जो शिक्षा इसका उद्देश्य है। बच्चे को केंद्र में रखकर आजकल पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, यानी बच्चे को
क्या किया गया, बच्चे के अनुसार ही चीज़ों को बनाया गया, यानी पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया है। अब प्रत्येक बच्चे की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, विचारों, सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखा गया, जिससे बच्चा सरल व आसान तरीके से चीज़ों को क्या कर सके, सीख सके। यानी अब के ज़माने की जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है, यानी जो अब की शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कौन होती है निम्नलिखित प्रकार की, बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें जो पहली वो कह रही है स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वो चीज़ों को खोज कर सीख सके। इससे बच्चा स्वयं करता और सीखता है। यानी बच्चे को आपको क्या करना है, बांध के नहीं रखना है, यानी उसके ऊपर ये नहीं लगाना है पाबंदी की, नहीं ये नहीं करोगे वो नहीं करो, उसे क्या करना है, फ्रीडम, यानी उसे फ्री रखना है। इससे क्या होगा, बच्चा चीज़ों को सीखेगा। तो वही कहा गया कि बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वो चीज़ों को खोज कर सीख सके। इससे बच्चे का क्या होगा, स्वयं करता और सीखता है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है आत्मा भी व्यक्ति के अवसर, ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। जो आत्मा व्यक्ति के अवसर होते हैं वो अध्यापक को बच्चे को अपनी बातों का अवसर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो टीचर होंगे तो बच्चे को क्या करेंगे, जो अपनी बातें होंगी उनके कहने के अवसर देने चाहिए। यानी अध्यापक को बच्चे को अपनी बातों को अवसर देना चाहिए। यानी जो बच्चे होंगे, मतलब जो टीचर होंगे तो बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे होंगे वो टीचर से अपनी बात को बता सकेंगे। ठीक, ये इसका मतलब होता है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा और क्या करिएगा, प्रॉपर रिवीजन भी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।